गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 की यूनिट 1.2 के सवाल देखे थे और कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। यानी हमने परिभाषाएं देख ली, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ये है कि हम संख्याओं को देखकर पता नहीं लगा सकते। आज वाले वीडियो को देखने के बाद आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूर्णतः अंतर कर पाएंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का प्रसार क्या होता है और उत्तरोत्तर आवर्धन विधि क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज परिमेय वर्सेस अपरिमेय। तो परिमेय वर्सेस अपरिमेय में हम देखेंगे यानी परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या है। तो पहला जो अंतर हम देखते हैं कि भाई परिभाषा का अंतर क्या होता है। ठीक है, परिभाषा वैसे हम पहले भी देख चुके हैं, पर फिर भी एक बार इस बार हम लिखेंगे नहीं परिभाषा, बस देखेंगे कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या आती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम भाई P अपॉन Q के रूप में P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर P और Q क्या था हमारा, P और Q, जहां P और Q क्या है हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप समझते हो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है, और जीरो सारे क्या होते हैं, अगर सबको सम्मिलित कर दिया जाए तो हमारे पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हैं। बट यहाँ पर मैं एक कंडीशन हमें दे दी थी, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q कभी भी हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी इसी बात पर यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या में जो होता। तो ये तो परिभाषा हमारी परिमेय संख्या की होगी। अब अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या थी कि वे जो परिमेय नहीं है, एक परिभाषा तो ये हो सकती है परिमेय नहीं है, यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है तो क्या कहलाएंगे, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी भाई। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं दूसरी परिभाषा में, जो P अपॉन Q के रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये परिभाषा कहाँ से निकल के आ रही है, वहीं से निकल के आ रही है, परिमेय संख्याओं से निकल के आई है। अब देखिए, चलो परिभाषाएं तो आपको पहले भी आती थी, अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल में देखो भाई 1/2 ये हमारी P अपॉन Q के रूप में है, और यहाँ पर P और Q क्या है हमारा पूर्णांक भी है, और जो Q है हमारा वह जीरो के बराबर भी नहीं है, यानी 2 है। 4/5 10/3 7/8 1/7। ठीक है, उसके बाद अब मैं पॉइंट वाली संख्याओं पे आ जाता हूँ कि भाई P अपॉन Q के रूप में, ये तो हमने परिभाषा देखी थी कि P अपॉन Q के रूप में जो नहीं है संख्याएं, P अपॉन Q के रूप में है वे हमारी परिमेय है, लेकिन पॉइंट की संख्या है वे भी हमारी परिमेय होती हैं। और Q होती है उसका भी हम रीजन जानेंगे। तो 3 पॉइंट यानी ये चालू है, या फिर 0.25 ऐसी संख्या है जो पॉइंट वाली संख्या है, वह भी हमारी क्या होती है भाई परिमेय संख्या होती है। इनका रीजन क्या है वह भी देखेंगे। अब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हमने देखे थे पहले, √2 √3 √4 है। √4 का मान भाई 2 ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं रखेंगे। अपरिमेय संख्या है, अब देख लीजिए, हेलो, अपरिमेय संख्या है यानी ये P अपॉन Q के रूप में नहीं है, और हमने पहले बताया भी था कि अगर अंडर रूट के रूप में जो भी संख्याएं होंगी जिनका कोई पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा वे हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। √6 √7 √13। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई पॉइंट वाली संख्याएं भी हैं, जैसे 0.1 0 0 1 1 0 1 1 1। इस प्रकार यानी संख्या हमारी जो एक ही रूप में बढ़ती जाती है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 0.150 1500 1500 154 और ये भी हमारी अनंत रूप से संख्या इसी फॉर्म में बढ़ रही है। तो ऐसी संख्या हमारी क्या है, अब देखा हमने देखा कि भाई पॉइंट वाली नई चीज क्या सीखी कि पॉइंट वाली संख्या है वह भी हमारी परिमेय संख्याएं हो सकती है, जबकि ये P अपॉन Q के रूप में नहीं है, उसके बावजूद भी ये हमारी क्या है परिमेय संख्या है।
और ये पॉइंट की संख्या है, पॉइंट के होने के बाद भी ये परिमेय संख्या है। तो अब हम ये वही पॉइंट वाली संख्याओं का क्या चक्कर है ये देखते हैं। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक आएगा, हम प्रसार देखते हैं, इनका प्रसार क्या होता है। अब प्रसार का मतलब होता है कि जो हम भाग देते हैं और जो पॉइंट में भाग जाता है तो उसको हम प्रसार बोलते हैं। तो हम प्रसार के बारे में ही देखेंगे। परिमेय संख्याओं का प्रसार शांत और अशांत दो टाइप का होता है। अब अशांत प्रसार है वह भी एक बार वापस से फिर अनावसानी आवृत्ति, अनावसानी अनावृत्ति दोनों प्रकार का होता है ना। और जो अपरिमेय संख्या है उनका प्रकार है जो बी वाला प्रकार है, यानी केवल हमारा कौन सा होता है, अनावसानी अनावृत्ति का होता है। अब ये जो पॉइंट है ये नाम तो थोड़े भारी भारी है लेकिन समझने में बहुत आसान है। इनके बारे में हम देखते हैं। शांत अशांत क्या होता है, यानी शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं तो आपने छोटी क्लास में पढ़ी है कि जिन भी संख्याओं में हम भाग देते हैं तो दशमलव के बाद अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वह हमारी संख्या कौन सी होती है, शांत संख्याएं। और जिन संख्याओं में दशमलव के बाद अगर शेषफल 0 नहीं आता और भाग जाता ही रहता है हमेशा तो वह हमारी अशांत संख्याएं होती है। जैसे 25/2 है तो 25 में मैंने भाग दिया 2 का, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर बचा क्या हमारा 5 आ गया, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब 1 कम पड़ गया तो 0 बढ़ा लिया हमने, 2 में भाग दिया 2 पंजे 10। इस प्रकार हमारे क्या यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ये हमारी संख्या कौन सी है कि शांत है, दशमलव वाली शांत प्रसार है। तो ये हमारा जैसे शांत में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं 10/3 है। एक बार हमने इसको पहले भी देख लिया था। तो 3 में मैं भाग देता हूँ, 3 3 9, बचा शेष हमारा क्या 1। पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, फिर वापस 3 3 9, वापस एक शेष बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया, 3 3 9। इस प्रकार हमारा क्या है ये चलता ही रहेगा, कभी भी इसका शेषफल 0 हमारा नहीं आएगा और हमेशा हमारा ये क्या है भाई 3 3 3 3 और आता ही रहेगा। अगर मैं 2 4 जन्म तक भी भाग देता रहूंगा तो भी ये हमारा क्या आएगा, ऐसे ही पॉइंट 3 3 3 आता जाएगा। तो इसका प्रसार कैसा हो गया हमारा, अशांत प्रसार हो गया। अब देखिए अशांत प्रसार में एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अशांत के 2 प्रकार थे, अनावसानी आवृत्ति, अनावसानी अनावृत्ति। एक में मैं भाग देता हूँ भाई 7 का, तो पॉइंट लगा के मैंने क्या है 0 बढ़ा लिया, 7 एकम 7, तो यहाँ पर 3 शेष आता है मेरा। फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 7 चौके 28 आ गया, 2 शेष बचा, 7 दूनी 14 आ गया, 6 शेष बचा, 0 बढ़ा लिया, 7 अट्ठे 56 आ गया, वापस 4, 7 पंजे 35 आ गया। भाग को देखना है बस आपको, और 7 7 49 आ गया और वापस हमारा शेष क्या आ गया 1 आ गया। जैसे अब वापस क्या करेंगे कि 1 हमारा यही था, यानी 1 में वापस से हम 7 का भाग दे रहे हैं। चलो वापस 0 बढ़ाते हैं, 7 एकम 7 आ गया, फिर शेष क्या आ गया हमारा, फिर से 3 आ गया, जैसे यहाँ पे 3 आया था, ठीक है। तो इस प्रकार भाई ये जो है हमारा वापस क्या आएगा 14 28 और 57, फिर उसके बाद वापस ऐसे 14 28 और 57। तो ये भी हमारा क्या है कि अनंत तक चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। अब इस वाले एग्जाम्पल में और इसमें फर्क क्या है वह देखते हैं कि इसमें था कि आवृत्ति 3 की हो रही है और इसमें या उसमें तो एक अंक की आवृत्ति हो रही है, इसमें एक संख्याओं का खंड है, यानी 14 28 57, 14 28 57, 14 28 57 इनकी आवृत्ति हो रही है। तो अशांत में 2 टाइप थे, आवृत्ति और अनावृत्ति। तो आवृत्ति में ये दोनों ही आएंगे, ठीक है, और होने को ये भी परिमेय संख्या है वह भी परिमेय संख्या है। अब अनावसानी अनावृत्ति क्या होती है उस टाइप के एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अगर किसी संख्या में भाग देने पर, ये चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि भाई ये आ रहा है हमारा 0.1011 0 111 0 4 टाइम 1 और
ऐसे ही यानी किसी संख्या की आवृत्ति तो हो नहीं रही है, जैसे 10 है, 110 है, फिर 1110 है, इस प्रकार एक संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है और अलग अलग संख्याओं की आवृत्ति हो रही है। तो ये है तो आसान, तो पर अनावृत्ति का मतलब एक ही संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है। दूसरे एग्जांपल देखेंगे हम, 150, फिर उसके बाद ये 1500, 15,000, 15,000 के बाद 1,50,000, यानी इस प्रकार की जो संख्या है, अगर किस संख्या में भाग दो और भागफल ये आए और ये हमारी क्या है चलती रहे, तो वे टाइप की संख्या हमारी कौन सी है, अनावसानी अनावृत्ति। तो हमने देखा था कि अपरिमेय संख्याओं का प्रसार कौन सा है, अनावसानी अनावृत्ति है। तो ये परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी, और इस प्रकार का अगर भागफल आता है तो हमारा वह संख्या हमारी अपरिमेय होगी। तो हम यहाँ पर समझ गए कि परिमेय दशमलव की संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय कैसे पता लगाना है। तो एक संख्या और थी, जैसे 5वें नंबर पे पाई का मान था √2 था, ठीक है, √3 था। इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये संख्याएं क्या है। अब देखिए भाई, जो पाई का मान है वह हमारा, पहले भी हमने बात की थी पाई के मान, 0 के मान के बारे में। इसी प्रकार पाई का मान p, इसका भी मतलब खोज करते का कोई मालूम नहीं है कि किसने किया है, हर कोई लड़ता रहता है कि अमेरिका वाले हमने किया है, इंडिया वाले हमने किया है। तो पाई का मान है हमारा क्या होता है 3.1415, और उसके बाद ये चलता ही रहता है, एक फिक्स संख्या नहीं है, यानी लाखों करोड़ों तक इसकी वैल्यू जाती है। यानी बुकों में भी 30 से 40 स्थान तक दिया होगा, हम लोग हमेशा 3.14 तक यूज करते हैं। जो टीचर है हमारे उनको भी याद नहीं रहता, क्योंकि इसके जो पॉइंट के बाद हैं अंक वे लाखों करोड़ों में हैं, कोई याद भी नहीं कर सकता। हमारा कैलकुलेटर है वह भी 10-12 डिजिट तक बताता है, और सुपर कंप्यूटर है वे ही हमारे इसके मान बताते हैं। इसी प्रकार √2 है तो उसका मान 1.4144142, उसके बाद भी ये संख्याएं भी अनंत तक बढ़ती रहती हैं और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती। इसी प्रकार √3 का मान है। तो ये सारे कौन से मान हमारे अनावृत्ति अनावसानी है। इस प्रकार हम परिमेय और अपरिमेय की दशमलव संख्याओं में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि अब जो ये दशमलव वाली संख्या है, यानी ये संख्याएं आई, इनको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। इससे पहले हमने जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, उनको तो हमने प्रदर्शित करना देख लिया था। √2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, √3 को कैसे करते हैं, मैं भी देख ली थी। अब हम देखते हैं कि पॉइंट वाली संख्या को हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। और एक छोटी सी बात यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि अब जैसे ये वाली संख्या है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज है वो देख लीजिए, 3.333 है, ठीक है। तो अब मैं क्या इसको जिंदगी भर लिखता ही रहूंगा, नहीं। तो इसके लिए हमें गणित में भाई एक चीज की सुविधा दी गई है कि जो भी अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसको एक बार लिखो और उसके ऊपर एक रेखा खंड का ये सिंबल बना लो। इसको अंग्रेजी में क्या होता है, बार बोलते हैं, या हिंदी में हम खंड बोल सकते हैं या दंड बोल दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और मान लीजिए 1.27 27 27 और 3 डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि 27 बार बार आ रहा है। तो 2 अभी 27 के ऊपर हम ये खंड लगा देंगे। और जैसे ये एग्जांपल हमने देखा था 0.14 28 57 14 28 57 14 28 57 14 28 57, और उसके बाद भी ये हमारा आगे तक बढ़ता ही जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 14 28 और 57 पे हम बार लगा देंगे। बार का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि इनका मतलब यही होता है कि ये संख्याएं वापस रिपीट हो रही है। अब मान लीजिए ये इसका मतलब तो हम समझते हैं, अगर मुझे क्वेश्चन में यही आता है 3.3 बार आ गया मान लीजिए, अब मैं इसको परिमेय की संख्याओं के रूप में कैसे लिखूंगा। यानी अगर मुझे कोई बोले इसे P/Q के रूप में मुझे लिखना है, तो P/Q के रूप में मैं कैसे लिखूंगा, अभी देखते हैं। P/Q के रूप में लिखना है तो अब देखिए, कौन सी संख्या हमारी 3 है उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब कितने के ऊपर बार है, यानी एक अंक के ऊपर बार है, तो बार की जगह हमें क्या लिखना पड़ता है, 9 लिखना पड़ता है।
अगर यहाँ पर एक अंक की जगह बार है तो हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसी प्रकार अगर ये 0.33 के ऊपर बार होता, अब 0.33 बार का मतलब क्या है, 0.33 0.27 ले लीजिए, जैसे 0.27 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो गया 0.27 27 27, ठीक है। तो अब हम इसको P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखेंगे, 27 को हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। अब इस बार क्या है कि दो अंकों के ऊपर क्या है, बार, बार का मतलब 9 होता है, लेकिन अंक क्या है हमारे 2 हैं, तो मैं यहाँ पर 99 लिख दूंगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरे एग्जांपल में अगर हमारा ये होता 3.3 बार, ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ है 3.3333 और डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3 प्लस 3 बार, ठीक है, यानी इसको हम 3 प्लस 0.3 बार मैंने लिखना ही सिखाया था 3/9, और इसको 3 प्लस 1/9, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं। अब हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन विधि क्या होती है, उससे परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि में हम क्या करते हैं भाई, जो पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं, दशमलव की संख्याएं, उनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो वह कैसे करते हैं, देखिए कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3.15 ले ली, हम एक बार दो पॉइंट के दो स्थान तक की संख्या लेंगे, फिर आगे धीरे धीरे 3 स्थान तक 4 स्थान तक वाली संख्याएं वह हम लेते जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे अगर हमें बोलता है कि 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो हम संख्या रेखा बनाते सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते, 1 2 और 3 और 4, और इधर -1 -2 -3, तो 3 के लिए बोलता हमें, तो हम 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते, लेकिन हमें क्या बोला है 3.15 के बारे में बोला है। तो अब सबसे पहले हमें यही देखना है कि 3.15 किस किस के बीच में है, यानी 3 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली पोर्शन को अलग कर लेते हैं, यानी जैसे हमें जो दे रखा है कि भाई नाम क्या दे रखा है, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। अब आवर्धन का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा करके देखना, अंग्रेजी में बोले तो मैग्नीफाई, यानी अब इसके जो भाग हैं, यानी हमें दिख नहीं रहे, उन छोटे भागों को हमें बड़ा करके देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले टुकड़े को यहाँ पर तोड़कर मैं लिख लूंगा, यानी ये 3 हो गया मेरा और ये 4 हो गया। इस टुकड़े को भाई मैंने, इस रेखा खंड को मैंने अलग कर लिया, और अब मैं क्या करूंगा कि इसके 10 टुकड़े और कर लूंगा, यानी इसके बीच की 10 संख्या मैं और देखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं 9 खंड करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 और 4 के बीच में हमारे 10 टुकड़े हो गए। तो अब देखिए, तो अगला टुकड़ा 3 के बाद क्या होगा, 10, अगर 3 में मैं 3 और 4 के बीच के 10 टुकड़े करूंगा तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9, और ये 4 यानी 10। अब देखिए हमें क्या चाहिए था 3.15। अब देखो 3.1 है, अगर मैं 0 लगाऊंगा तो 10, हमारा 0 से कोई मतलब नहीं होता, तो 3.10 हो ही जाएगा हमारा। तो अब देखिए कि 3.15 हमारा किसके बीच में होगा, 3.1 और 3.2 के बीच में होगा। तो अब देखो पहले इसका उत्तर दिया, फिर इसका उत्तर दिया, और फिर 3.15 का उत्तर दिया। तो इस प्रकार हमारी विधि का नाम क्या हो गया, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो ये 2 टुकड़े हैं इनके बीच को फिर वापस से मैं बड़ा करूंगा, यानी 3.1 और 3.2, इनके बीच के और टुकड़े मैं कर लेता हूँ। इनके बीच के फिर वापस से 10 टुकड़े करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वही हमारा 3.2, ठीक है। अब 3.1 तो है, 3. या तो इसको मैं 10 भी मान सकता हूँ, या फिर 3.10 भी लिख सकता हूँ मैं। तो
तो अब 10 के बाद क्या आएगा हमारा 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 और ये 20। अब देखिए 3.15 हमें देखना है कि कहाँ पर है, तो 3.11, 12, 13, 14, 15, तो ये हमारा क्या है संख्या रेखा पर प्रदर्शित, यानी ये वाला पॉइंट है हमारा, यही है हमारा 3.15। तो उत्तरोत्तर आवर्धन विधि यही है। अगर ये 3.57 होता या फिर 4 और होता 3.1578 होता, तो तीसरे अंक तक निकालने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ता, वापस से, यानी 7 हमारा किसके बीच में आएगा, 3.15 और 3.16 इसके टुकड़े करने पड़ते, फिर वापस हमें 8 के लिए और एक और लाइन पर प्रदर्शित करना पड़ता। आगे हम और डिटेल में देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस हमने 2 अंकों तक ही ज्ञात किया था। बस क्या करना है कि हर बार एक टुकड़े को लेना है, उसके 10 भाग करने हैं और संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। धन्यवाद।